गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हो तुम लोग। आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसका लेक्चर नंबर 1 है और इसी के साथ वो कैपेसिटर का अपना लेक्चर ख़त्म हुआ। उसमें एक लेक्चर और आएगा, वो मैं इस संडे तक अपलोड करूँगा, जो आपका वॉन डी ग्राफ जनरेटर के ऊपर है। ठीक है ना। उसके लिए अलग से एक स्पेशल आपको अलग से लेक्चर बनाया जाएगा, क्योंकि वो एक इंस्ट्रूमेंट है। तो जैसा कि मैं एक इंस्ट्रूमेंट का भी सीरीज बनाऊंगा, तो इसलिए मैंने उसको अलग किया हुआ है। तो हालांकि वो कैपेसिटर का लेक्चर नंबर 19 होगा, समझ गए ना। तो वो आपका संडे तक अपलोड हो जाएगा, वो ऐप पे भी रहेगा और उसको यूट्यूब पे भी मैं भेजूंगा। ठीक है ना। अच्छा, तुम लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कौन सा लेक्चर कहाँ पे आएगा। दोस्तों, मैंने पहले ही बोला कि आपके 12th के टॉपिक्स के सारे लेक्चर ऐप पे ही आएंगे। और जैसे कि जो इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस है, चाहे वो HC वर्मा का हो या NCERT का हो या क्वेश्चन बैंक हो, ठीक है ना, या फिर एक और DBP भी मिलेगा आपको, तो उन सब का डिस्कशन आपको यूट्यूब पे जाएगा। लेकिन बाकी लेक्चर्स के लिए आपको इधर ही आना होगा। HC वर्मा के एक्सरसाइज या ऑब्जेक्टिव को या फिर NCERT को आप लेक्चर में नंबरिंग में नहीं काउंट करेंगे, ठीक है ना। वो इंडिपेंडेंट सीरीज चलता रहेगा और इधर आपका नंबरिंग के हिसाब से आपको मिलता रहेगा, समझ गए। हीट वाला एज इट इज़ आपका यूट्यूब पे ही आ रहा है। लेकिन अब देखो, ये पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी आपका ऐप पे रहेगा, मैग्नेटिज्म ऐप पे रहेगा, ऑप्टिक्स ऐप पे रहेगा। क्लियर है ना। ये आपके दिमाग में पूरी तरीके से चीज़ें क्लियर रहनी चाहिए। और जहाँ तक रही बात, मैंने फिर बोला कि वॉन डी ग्राफ जनरेटर, उसके ऊपर जो लेक्चर होगा वो दोनों जगह पे अपलोड होगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, आप पढ़ाई पे ध्यान दो, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो। दिमाग में फिर कुछ लोगों के खिचड़ी पकता रहता है कि वो मेरे भाई, आप बुक पढ़ रहे हो तो मैं भी तो बुक पढ़ रहा हूँ, है कि नहीं। तो मुझे भी तो पता है कब क्या डालना है, वॉन डी ग्राफ जनरेटर कब आना है, नहीं आना है। तो आप कॉन्सेंट्रेट पढ़ाई के ऊपर किया करो, ठीक है। चलो बच्चों, तो इस चैप्टर का इंतजार हमें बहुत दिनों से था। दिस इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब सवाल ये है कि अभी तक हमने जो पढ़ा वो क्या था, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स था। उसके बाद हमने उससे थोड़ा अपर लेवल पे चार्ज को थोड़ा और मूव करवाया विद द हेल्प ऑफ बैटरी। लेकिन तब भी वो इलेक्ट्रिसिटी उसको बोलना ठीक नहीं था। वह ऐसा इसलिए बच्चों, क्योंकि वहाँ पे कैपेसिटर एक बार जब चार्ज हो जा रही थी तो उसके बाद चार्ज का फ्लो नहीं हो रहा था। मतलब अभी तक अपने को इस प्रकार के किसी प्रोसेस से सामना नहीं हुआ है जहां पे चार्जेस लगातार फ्लो कर रही हो, ठीक है। लेकिन यहां पे चार्ज लगातार फ्लो करेगी, ओके बच्चों। लेकिन यहां पे दोस्तों चार्ज जो है वो लगातार फ्लो होगी, चार्ज लगातार फ्लो होगी। पहले चार्ज लगातार फ्लो नहीं हो रही थी। चार्ज अगर फ्लो भी हो रही थी तो फॉर ए टाइम बीइंग, दैट्स वाई हम लोग उसको इलेक्ट्रिसिटी नहीं बोल सकते। तो दोस्तों, करंट इलेक्ट्रिसिटी जो एक चैप्टर है, इसमें आप ये मान लो कि चार्ज का कॉन्टिन्यूअस फ्लो होगा, चार्ज लगातार फ्लो करेगी, ठीक है। चलो अच्छा, इस चैप्टर के लास्ट में एक बार फिर कैपेसिटर भी आएगा और तब दोनों को मिक्स करके छोटा सा इसी का पार्ट है, इसी का टुकड़ा है, जिसको हम लोग RC सर्किट बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? RC सर्किट। यानी कैपेसिटर थोड़ा सा 2 क्लास के लिए फिर आएगा आपके सामने, रेसिस्टेंस के साथ मिक्स होके एक बहुत इंपॉर्टेंट सर्किट बनेगा जिसका नाम है RC सर्किट। तो चलो, आज इसका इंट्रोडक्शन है, तो इसमें हम लोग पहले बेसिक चीज़ें सीखेंगे, डेफिनेशन सीखेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और मैं आपको दावे के साथ बोलता हूं कि आपने अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और कैपेसिटर जिस तरीके से मैंने पढ़ाया है, अगर आपने मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किए हैं, तो आपको ये बहुत आसान, उन दोनों के कंपेयर में बहुत ईजी है। आप बस पढ़ के देखिए, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट्स वही वाले यूज होने हैं और रादर उससे ज़्यादा आसान। जो किरचॉफ अपने को सर दर्द दे रहा था कैपेसिटर वाले में, यहाँ देखना वो कितना आपके लिए इजी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी में तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, कॉन्टिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज, द कॉन्टिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू
एनी पॉइंट थ्रू एनी, क्रॉस सेक्शन बोलना ज़्यादा सही रहेगा। क्रॉस सेक्शन मतलब समझते हो, जब चार्ज फ्लो होती है तो रास्ते का कोई पार्ट, अभी हम लोग देखेंगे। द कॉन्टिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन is known as electric current, electric current। ठीक है दोस्त, इलेक्ट्रिक करंट। अब ये चार्ज कहां फ्लो हो सकता है? तो कहोगे वायर में फ्लो होगा। दोस्त जब डेफिनेशन लिखते हैं हम लोग, तो डेफिनेशन ऐसा होता है जो इससे रिलेटेड सारे प्रोसेस को कवर कर ले, सभी जगह के प्रोसेस को कवर कर ले। जैसे कि ऐसा सोचना बिल्कुल सही नहीं होगा कि करंट हमेशा वायर के अंदर फ्लो होता है। डे टू डे लाइफ में जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी आपके घर में होती है वो वायर के अंदर होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन करंट जो है वो लिक्विड मीडियम में भी फ्लो कर सकता है, करंट आपका गैस मीडियम में भी फ्लो कर सकता है। जैसे कि आप केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ते होगे तो वहाँ आयंस सॉल्यूशन के अंदर मूव करते हैं, दैट इज ऑल्सो करंट। ओके, इसी तरीके से एटमॉस्फेयर से जो लाइट गिरती है, एटमॉस्फेयर से जो बिजली गिरती है, वो क्या कहलाती है आपकी एटमॉस्फेरिक लाइटनिंग, वो भी एक प्रकार का करंट है। लेकिन वो लगातार तो नहीं है, लेकिन जितना देर भी है वो भी एक करंट कह सकते हो। तो गैस के थ्रू करंट हो रही है, स्पार्क हो रही है, ठीक है ना, जिसको हम लोग वान डी ग्राफ जनरेटर में कोरोना डिस्चार्ज के फॉर्म में पढ़ेंगे। चलो तो बच्चों यहां पे देखो, कॉन्टिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना। फिर लिखेंगे करंट कैन फ्लो थ्रू एनी मीडियम, किसी भी मीडियम से जा सकती है, एनी मीडियम, ठीक है, किसी भी मीडियम से जा सकती है। बट वो मीडियम क्या होनी चाहिए, एनी मीडियम, बट इट शुड बी कंडक्टिंग। भाई चार्ज तो तब चलेगा ना जब उसको चलने का रास्ता दोगे। तो कोई भी लिक्विड हो या गैस हो या सॉलिड हो, करंट तभी फ्लो करेगी जब वो उस करंट को, उस चार्ज को अलाउ करेगा कि यस यू कैन फ्लो। समझ गए बात को? तो किसी भी कंडक्टिंग मीडियम से आपका जा सकता है। एग्जाम्पल आपका हो गया सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब कहोगे कि सर हमें कौन सा वाला पढ़ना है? तो दोस्तों अपने को इसमें, हम लोग को, तुम समझ ही रहे हो हम लोग को किसको पढ़ना है। हम लोग वायर्स को पढ़ेंगे, हम लोग सॉलिड कंडक्टिंग मीडियम का हम लोग काम करेंगे। हम लोग को लिक्विड या गैस वाला नहीं है यहाँ पे। हमें, मेरा यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी से लेना देना है जो आपके डोमेस्टिक घर में, जो सप्लाई होती है बिजली, उससे लेना देना है, जो कि इलेक्ट्रिक वायर यानी सॉलिड से बना हुआ है। आ रही है बात समझ में? चलो आगे देखते हैं। पहले कुछ डेफिनेशन सब हम लोग लिखते हैं, फिर हम लोग अपने काम पे आ जाएंगे। उसके बाद हम लोग लिखेंगे करंट क्या है भाई। तो करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। मतलब इट हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसके पास दोनों चीज है, डायरेक्शन, बट इट डज नॉट फॉलो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। तो दोस्तों ये चीज़ मैंने आपको वेक्टर में ही बताया था कि करंट आपका स्केलर क्वांटिटी है, बावजूद इसके कि इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, तब भी इसको स्केलर की कैटेगरी में इसलिए रख रहे हैं क्योंकि ये ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। समझ में आ रही है बात? ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। नेक्स्ट देखते हैं और क्या है। तो भाई डायरेक्शन ऑफ करंट की पहले बात करते हैं, फिर मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ करंट। अच्छा, करंट को तो हम लोग किससे डिनोट करते हैं ये तो पता है ना तुमको, आई से करते हैं। किससे करते हैं बच्चों? आई से। तो डायरेक्शन ऑफ करंट, अब देखो बात यही है
कि ये अज्यूम कर लिया गया, साइंटिस्ट के द्वारा इसको अज्यूम कर लिया गया, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। बस क्या अज्यूम किया गया है कि आपका नेगेटिव चार्ज के फ्लो के अपोजिट, यानी इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट उन्होंने करंट का डायरेक्शन माना है, या यूं कह लो कि पॉजिटिव डायरेक्शन के फ्लो के अलोंग आपका उन्होंने करंट को मान लिया है। तो कहोगे उन्होंने उल्टा क्यों माना होगा? सोचते हैं जरा इस पे। देखो, वायर्स के अंदर कौन फ्लो करेगा? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स के पास कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। तो अब साइंटिस्ट की मजबूरी हो गई कि वो नेगेटिव के टर्म में बात करे, लेकिन कोई नहीं चाहता कि नेगेटिव के टर्म में बात की जाए। तो उन्होंने इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या बोला कि भाई इलेक्ट्रॉन अगर ईस्ट से वेस्ट जा रहा है, ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रॉन अगर ईस्ट से वेस्ट जा रहा है तो ऑटोमेटिकली हम कहेंगे प्रोटॉन वेस्ट से ईस्ट जा रहा होगा। देखो, इलेक्ट्रॉन ईस्ट से वेस्ट तो प्रोटॉन वेस्ट से ईस्ट, ये तो इक्विवेलेंट है। नेगेटिव का इधर जाना इज इक्वल टू पॉजिटिव का इधर जाना। तो साइंटिस्ट ने पॉजिटिव के टर्म में बात करना ज़्यादा उचित समझा, इसलिए उन्होंने कहा कि भैया ऐसा है कि अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा है, तो जिधर पॉजिटिव चार्ज जाएगा उधर ही हम करंट का डायरेक्शन मानेंगे। लेकिन तुम सच्चाई जानते हो कि पॉजिटिव चार्ज तो चलता ही नहीं है। आखिर मोबाइल यानी मूवमेंट किसके पास है? इलेक्ट्रॉन के पास है, प्रोटॉन के पास मूवमेंट नहीं है। लेकिन तब भी हम लोग डायरेक्शन तो उसके हिसाब से एज्यूम करेंगे। मैथमेटिकली इस पर कोई असर नहीं पड़ना है। 2 इलेक्ट्रॉन का इधर जाना, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस होना इज इक्विवेलेंट टू 2 प्रोटॉन का गेन होना। सिंपल है भाई। तो बस वही बात आप याद रखना हमेशा कि डायरेक्शन ऑफ करंट जो होगा इट विल बी opposite to that of flow of electron। ये आपका इलेक्ट्रॉन के फ्लो के ठीक अपोजिट होता है ना, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, या यूं बोल लो नेगेटिव चार्ज। अब ये डेफिनेशन में ऐसा बोला गया। चाहते तुम लोग ये भी लिख सकते थे कि अपोजिट के बजाय सीधा बोल दे कि इट विल बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ प्रोटॉन, से भी चीज आएगा। तो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट ही करंट चलेगा, इलेक्ट्रॉन जिधर जाएगा उसके अपोजिट करंट चलेगा। चलो जल्दी से नोट कर लो। तो दोस्तों अब करंट के मैग्नीट्यूड के बारे में देखते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, तो करंट का मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट होगा? बहुत सिंपल है। तो मैग्नीट्यूड जो है इट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। ठीक है ना? टाइम के रिस्पेक्ट में चार्ज का फ्लो करने का जो रेट है वो है आपका। तो देखो ये तो हो गया लैंग्वेज में, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो। किसके रिस्पेक्ट में निकालना है? टाइम के रिस्पेक्ट में। तो भाई इसका एक मैथमेटिकल डेफिनेशन भी होना चाहिए। तो मैथमेटिकल डेफिनेशन कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, कैसे लिखेंगे वो देखो। सीधी सी बात है, I इक्वल्स टू, कैपिटल आई भी लिख सकते हो, स्मॉल आई भी, मर्जी है तुम्हारी। I इक्वल्स टू, सीधी सी बात है, चार्ज फ्लोन, मतलब कितना चार्ज फ्लो हुआ, डिवाइडेड बाई टाइम टेकन, जितना चार्ज फ्लो हुआ अपॉन टाइम टेकन। तो ऑटोमेटिकली यहां से लिखोगे I इक्वल्स टू, चार्ज मान लो Q फ्लो हुआ और टाइम कितना लगा T, तो I इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम लोग? Q अपॉन T। ठीक है? लेकिन अब एक बात सुनो, अब ये जो आपका फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला है दिस इज नॉट कंप्लीट। ये आपको जो बचपन में सिखाया गया था वो है, लेकिन जो हम लोग यहां सीखेंगे उसको जरा देखो। पहली बात कि अगर करंट आपका रेट ऑफ फ्लो है तो मैथमेटिकल टूल में मैंने आपको बताया है
या जो स्टूडेंट मेरे से नहीं पढ़ा है वो मैथमेटिकल टूल जाके देख ले, सारा लेक्चर तो आपके सामने यूट्यूब पे है ही, तो वहाँ जाके देख सकता है मैंने रेट ऑफ चेंज को कितना बढ़िया से समझाया है। रेट ऑफ चेंज कभी भी अगर हम लोग निकालते हैं तो रेट ऑफ चेंज 2 टाइप्स का होता है, ठीक है ना। 2 टाइप्स का कौन कौन सा होता है, एक होता है एवरेज और एक होता है इंस्टेंटेनियस। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमारा कोई भी चीज़ पूरे फिजिक्स में रेट ऑफ चेंज है तो ऑटोमेटिकली ये 2 टाइप का तो पक्का है। 2 टाइप का है मतलब कि एक आपका एवरेज होगा और एक होगा इंस्टेंटेनियस। एवरेज किसको बोलते हैं, मान लो हम बैठे हुए हैं क्या कैलकुलेट करने के लिए, करंट। तो बैठे हुए हैं मान लो 10 o'clock पे, 10 o'clock से 11 o'clock 1 घंटा पूरा बैठे रहे और देखते रहे कि कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब सारे चार्ज को जो कि 1 घंटा में फ्लो हुआ, सभी चार्ज को जितना फ्लो हुआ है उसको कैलकुलेट कर लो। अब पूरे 1 आवर यानी 60 मिनट या यूं बोल लो 3600 सेकेंड से डिवाइड कर दो, तो ये जो वैल्यू निकल के आएगी ये पूरा 10 से 11 के बीच में निकल के आई। और ये 10 से 11 के बीच में जो ये वैल्यू निकल के आई ये कौन सी वैल्यू होगी, एवरेज होगी या इंस्टेंटेनियस होगी। तो जवाब है दोस्तों एवरेज। एवरेज का मतलब ही होता है एक बड़े समय अंतराल में, किसमें, बड़े समय अंतराल में। और अगर आप किसी पर्टिकुलर टाइम पे कैलकुलेट करना चाहते हो, यानी 10 बजे से 11 बजे के बीच में 10 o'clock और 11 o'clock के बीच में मान लो 10:30 15 सेकेंड किसी खास टाइम पे निकालना चाहते हो तो उसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस करंट, है ना। तो दोस्तों जो करंट है यहाँ पे ये टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम जरूर होगा, लेकिन पहले तो इसको डिवाइड करो। ये 2 टाइप में डिवाइड होगा। एक होगा आपका एवरेज करंट, एवरेज करंट, और दूसरा होगा दोस्तों इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस करंट। तो एक एवरेज हो गया, दूसरा इंस्टेंटेनियस हो गया। तो सबसे पहले हम लोग एवरेज की बात करते हैं। तो दोस्तों एवरेज की बात करेंगे, आई एवरेज। तो पहली बात है इसके बारे में कि इट इज डिफाइंड फॉर टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल समझे, एक बड़े समय अंतराल में, जैसे 10 बजे से 11 बजे, आधा घंटा, है ना, 2 घंटा, 5 घंटा, पूरा डे, ये एक इंटरवल हो गया। और इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो बड़े समय अंतराल में है तो सीधी सी बात है टोटल चार्ज वाली बात लिखेंगे। टोटल चार्ज फ्लोन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो दोस्तों आई एवरेज इज इक्वल टू, आप लिख सकते हो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा क्यू हो गया टोटल चार्ज फ्लोन और डिवाइडेड बाय डेल्टा टी क्या हो गया, टोटल टाइम टेकन। तो ये आपका हो गया आई एवरेज, ठीक है। इंस्टेंटेनियस करंट क्या हुआ, INST, इंस्टेंटेनियस करंट। सीधी सी बात है, नाम से ही क्लियर है, इंस्टेंटेनियस, ये पर्टिकुलर टाइम पे होगा। जिस किसी को भी एवरेज और इंस्टेंटेनियस में समस्या होगी वो मैथमेटिकल टूल वाला जाके यूट्यूब पे देख लो लेक्चर, शायद 3 और 4th लेक्चर में है बेसिक मैथमेटिक्स में, वहाँ से आपको एवरेज और इंस्टेंटेनियस पता चलेगा जो नए स्टूडेंट है। बाकी जो पहले वाले उनको तो मैंने पढ़ा रखा है ये सब चीज़। तो इंस्टेंटेनियस करंट, इट इज डिफाइंड फॉर टाइम इंस्टेंट। ये डिफाइन किया जाता है बच्चों किसी के लिए, टाइम इंस्टेंट के लिए। और इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो सीधी सी बात है, जैसे वहां एक इंटरवल के लिए एक बड़ा समय अंतराल लेते हैं, इंस्टेंट के लिए एक छोटा सा इंटरवल लेते हैं, बहुत छोटा सा। तो I इक्वल्स टू, तो बहुत छोटा सा इंटरवल में चार्ज भी क्या फ्लो होगा, बहुत छोटा सा। तो I इक्वल्स टू क्या हो गया बच्चों, DQ। और छोटे से चार्ज को डिनोट करने के लिए, बड़े से चार्ज
मतलब बड़ा मतलब बहुत बड़ा नहीं है, सिग्निफिकेंट कह लो, सिग्निफिकेंट कहना ज़्यादा बढ़िया होगा। सिग्निफिकेंट मतलब जिसके अमाउंट को आप कंसीडर कर सकते हो, और ये ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, टेंड्स टू जीरो, लेकिन जीरो नहीं है, तो डी क्यू अपॉन डी टी। ठीक है दोस्त, तो अगर चार्ज को देखो यहां से क्या पता चला, अगर चार्ज को हम टाइम के रिस्पेक्ट में क्या करें, डिफरेंशिएट, किसको, चार्ज को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, तो व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट करंट। कौन सा करंट, इंस्टेंटेनियस करंट। ठीक है दोस्तों, चलो फटाफट लिखो। तो दोस्तों हम लोग को दो फॉर्मूला मिल चुका है, एक आई एवरेज का जो कि आपका हो गया डेल क्यू टोटल चार्ज फ्लोन अपॉन टोटल टाइम टेकन, और ये जो दूसरा फॉर्मूला मिला अपने को आई इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी। ठीक, अब यहां से एक फॉर्मूला और निकाल सकते हैं, इससे निकाल सकते हैं। देखो आई इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी, अगर डी टी को इधर भेज दें तो डी क्यू इक्वल्स टू हो जाएगा आई इंटू डी टी। डी क्यू क्या है, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन, है ना, बहुत छोटी सी मात्रा है चार्ज की जो फ्लो हुई है। तो अगर आपको टोटल चार्ज चाहिए, कितना फ्लो हुआ है, तो Q, तो टोटल चार्ज चाहिए, तो आप डी क्यू को इंटीग्रेट करोगे तो ऑटोमेटिकली डी क्यू की जगह क्या लिख दोगे, आई डी टी। तो एक चीज यहां से देखो तुम्हें समझ में आ रही होगी कि अगर हम लोग करंट को, किसको, करंट को टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, किसको इंटीग्रेट करेंगे, करंट को टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, तो आपको मिल जाएगा टोटल चार्ज फ्लोन। ठीक है, टोटल चार्ज फ्लोन। यहां पे देखो, अगर हम चार्ज को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, करंट, और अगर करंट को टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, चार्ज। अब इसका ऐसा यूनिट ऐसा यूनिट, तो देखो चार्ज अपॉन टाइम क्या है बच्चों, चार्ज अपॉन टाइम। तो चार्ज का ऐसा यूनिट होता है कूलम और टाइम का होता है सेकेंड्स, तो ऐसा यूनिट हो गया कूलम पर सेकेंड, और जो कि इक्विवेलेंट है किसके, एम्पियर के। ठीक है, तो ऐसा यूनिट कूलम पर सेकेंड बोल लो या क्या बोल लो, एम्पियर। ओके बच्चों, तो एम्पियर बोलो या कूलम पर सेकेंड। अच्छा एक और, एक मिली एम्पियर, इसका भी यूज बहुत जगह आप देखेंगे। नॉर्मली डे टू डे लाइफ में मिली एम्पियर में ज़्यादा बातचीत होती है, तो ये कितना होगा, 10 टू द पावर माइनस 3 एम्पियर। तो 1 मिली एम्पियर जो है वो 10 टू द पावर माइनस 3 एम्पियर्स के इक्वल है। क्लियर है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें। करंट का डायमेंशन, डायमेंशन जो है बच्चों, करंट का डायमेंशन ए होता है। ठीक है ना, ये खुद ही एक, जैसे डायमेंशन में आपका MLT होता है, वैसे ही टोटल 7 होते हैं, तो उस बेसिक में ए खुद ही एक बेसिक है, दैट्स वाई हमने यहाँ पे लिख दिया इसका डायमेंशन क्या होता है, ए। ठीक है दोस्तों, आगे देखो। अब कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। क्या देखेंगे, मान लो कि अगर कोई ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है, कोई ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है, किसके बीच, चार्ज और टाइम के बीच। किसके बीच बच्चों, चार्ज और टाइम के बीच, और ये ग्राफ कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया हुआ है। मान लो, कैसे भी ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग, तो मान लो कि ये ग्राफ ऐसे ड्रॉ है, ये क्या है आपका, तो दिस इज चार्ज फ्लोन, ये है आपका चार्ज फ्लोन, और ये क्या है, टाइम टेकन, दिस इज टाइम टेकन। ये चार्ज फ्लोन है, ये टाइम टेकन है। अब एक काम करते हैं, इस ग्राफ में किसी पॉइंट पे, जैसे मान लो पॉइंट P है, यहां पे स्लोप निकालते हैं। स्लोप कैसे निकालते हैं दोस्तों,
तो स्लोप के लिए हम लोग उस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, है ना। इस पॉइंट पे हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट को पीछे तक बढ़ाएंगे। अब ये पीछे जहां पे भी कट करेगा, ठीक है, वो इस एक्सिस से, यानी ये जो टी जो कि आपका एक्स एक्सिस का काम कर रहा है, उससे कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा। तो उस एंगल का जो टैन थीटा होगा, उस एंगल का जो टैन थीटा होगा वही होगा स्लोप एट पी। ये जो टैन थीटा हुआ ये क्या कहलाएगा, स्लोप एट पी, पी पॉइंट पे स्लोप। लेकिन मैथमेटिक्स से टैन थीटा को एक और चीज लिखा जा सकता है। टैन थीटा जो है वो y का रेट ऑफ चेंज होता है x के रिस्पेक्ट में। तो y पे कौन है बच्चों, चार्ज, और x पे कौन है बच्चों, टाइम। तो सीधी सी बात है, टैन थीटा बराबर रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी dq/dt भी लिख सकते हैं। और ये तो एकदम ताजा ही हमने पढ़ा है अभी कि ये हमारा क्या होता है, इंस्टेंटेनियस करंट, और टैन थीटा क्या होता है, स्लोप। तो देखो ये पूरा चार्ट बन गया कि अगर आपका करंट, अगर चार्ज वर्सेस टाइम ग्राफ प्लॉट करोगे, ध्यान से देखना, अगर चार्ज वर्सेस टाइम ग्राफ प्लॉट करोगे तो उस ग्राफ का जो स्लोप होगा दैट विल गिव यू करंट। कैसे, तो स्लोप होता है tan थीटा के इक्वल्स टू, और tan थीटा होता है dq/dt, मतलब y एक्सिस पे जो क्वांटिटी होती है उसका रेट ऑफ चेंज x के रिस्पेक्ट में, और dq/dt आपका क्या होता है, करंट। तो अगर आप स्लोप कैलकुलेट करोगे तो आपको फाइनली क्या मिल जाएगा, करंट। ठीक है, चलो नोट करो फटाफट। तो दोस्तों ग्राफ से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट यहां पे और है। अभी जैसा कि हमने देखा कि चार्ज को टाइम के साथ हमने ग्राफ प्लॉट किया था। अगर मान लो ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन करंट एंड टाइम, है ना, y एक्सिस पे करंट है और x एक्सिस पे टाइम है, दिस इज करंट। और मान लो इसका ग्राफ ऐसा है, मान लेते हैं, तो ग्राफ का एरिया भी तुम्हें पता होगा। जो मेरे यहां पहले से पढ़ रखा है उसे तो पता होगा ही, जो दूसरे के यहां नहीं पढ़ा है उसे भी पता होगा, और नहीं है तो फिर अपना मैथमेटिकल टूल देखो। तो देखो करंट और टाइम के बीच में आपका अगर ग्राफ प्लॉट किया हुआ है तो इस ग्राफ का एक एरिया हमने टाइम एक्सिस पे लिया। तो दिस इज एरिया ऑन टाइम एक्सिस। टाइम एक्सिस पे हमने क्या ले लिया, एरिया। अब एरिया कैसे निकालते हैं, तो दोस्तों एरिया इज इक्वल टू y dx का इंटीग्रेशन, है ना। जब ग्राफ में हम लोग पढ़ते हैं तो अगर मान लो y और x के बीच ग्राफ प्लॉट किया और उस ग्राफ का x एक्सिस पे एरिया चाहिए तो आपको y को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो यहां देखो y का रोल कौन प्ले करने वाला है, तो y का रोल प्ले करने वाला है करंट, और x का रोल कौन प्ले कर रहा है, टाइम। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहां का जो एरिया हो गया ये आपका आई डी टी के इंटीग्रेशन के इक्वल हो गया। और तुम्हें कुछ देर पहले ही बताया था मैंने कि करंट को अगर टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं तो दिस विल गिव यू Q, तो एरिया इज इक्वल टू Q। तो इसका मतलब है इस ग्राफ का जो एरिया होगा दैट विल गिव यू टोटल चार्ज फ्लोन। क्या देगा दोस्तों, टोटल चार्ज फ्लोन। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका चार्ज और टाइम के बीच का ग्राफ का जो स्लोप है वो करंट देता है, और करंट और टाइम के बीच का जो एरिया है वो क्या देगा आपको, टोटल चार्ज फ्लोन। आप इन चीजों को अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। चलो अब इतना कॉन्सेप्ट के बाद अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं, तब जाके आपको और ये क्लियर होगा। तो मैं अभी 3 क्वेश्चंस यहां पे लिख रहा हूं, आप तीनों को सॉल्व करो, ठीक है। तो इससे पता लगेगा कि आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ। देखो पहला क्वेश्चन है, ए रिंग हैविंग चार्ज Q uniformly distributed
over its circumference. ठीक है. The radius of ring is r and it is rotating, इसे नचाया जा रहा है with angular velocity ओमेगा. ठीक है ना, ओमेगा जानते ही हो सर्कुलर मोशन में, ओमेगा से इसको नचा रहे हैं. फिर कह रहा है फाइंड द एवरेज करंट एट एनी पॉइंट ऑन रिंग. देखो दोस्तों, क्वेश्चन समझाते हैं. समझो पहले, ये आपका रिंग है. ठीक है, ये आपका रिंग है. अब रिंग के बारे में क्या लिखा हुआ है कि रिंग पे आपका चार्ज इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है. चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है. ठीक है, रिंग पे ये चार्ज आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है प्लस क्यू, और ये रिंग की रेडियस आर है. अब इस रिंग को रोटेट किया जा रहा है, नचाया जा रहा है ओमेगा से. ओमेगा होती है एंगुलर वेलोसिटी, जो हम लोग सर्कुलर मोशन में पढ़े हुए हैं. तो चार्ज नाचेगा, तो आपको बताना है कि एवरेज करंट कितना होगा. यहाँ पे स्वाभाविक सी बात है, रिंग के किसी पॉइंट पे बैठ के आपको एवरेज करंट कैलकुलेट करना है. तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करो, इसे लिख भी लो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाओ. तो दोस्तों देखो, आपने सॉल्व कर लिया होगा इसको, और सॉल्व करना बहुत मुश्किल है नहीं. तो आंसर देखते हैं अब हम लोग. तो देखो, सिंपल सी बात है कि आपका रिंग पे चार्ज जो डेवलप किया, जो डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, वो कितना चार्ज है? Q. वो जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है Q, एंड रिंग इज रोटेटिंग. तो सीधी सी बात है, ओमेगा से अगर कोई आदमी यहां बैठ गया, ठीक है, एक ऑब्जर्वर को बिठा दो यहां और उस ऑब्जर्वर को कहो कि नोटिस करो. ठीक है, तो सीधी सी बात है, ये टोटल चार्ज जो Q है, ये इस क्रॉस सेक्शन से कितना देर में पास कर जाएगा. तो जब ये रिंग पूरा एक चक्कर काट लेगा, जब ये रिंग पूरा एक चक्कर काट लेगा, तो ये टोटल Q चार्ज यहां से क्रॉस कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा. तो सीधी सी बात है. तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग को करंट निकालना है ना, एवरेज करंट. तो पूरा एक चक्कर काटने में पहले टाइम कितना लगेगा. तो पूरा एक चक्कर घूमने का मतलब, पूरा एक रिवॉल्यूशन करने का मतलब हो गया कि टोटल एंगल जो वो रोटेट करेगा वो 2 पाई. तो ये हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई, और घूमने का जो रेट है वो है ओमेगा. तो सीधी सी बात है, जो टाइम लगेगा वो हो गया 2 पाई बाई ओमेगा. और पूरा एक चक्कर काटने में कितना चार्ज क्रॉस करेगा? Q. तो करंट का जो डेफिनेशन है, अब देखो रेडियस का कोई ज़रूरत ही नहीं था यहाँ पे. ठीक है ना, रेडियस का कोई ज़रूरत नहीं था. तो करंट इक्वल्स टू हो जाएगा टोटल चार्ज Q डिवाइडेड बाई टाइम, यानी ये एवरेज करंट आएगा. तो Q अपॉन 2 पाई अपॉन ओमेगा. तो ओमेगा ऊपर चला गया बच्चों, तो Q ओमेगा अपॉन 2 पाई. दिस इज वैल्यू ऑफ करंट. ठीक, अब इसी से एक मिलता जुलता एक क्वेश्चन और लिखते हैं. ठीक है, अब जैसे ये रिंग था, रिंग के बजाय मान लो कि एक पॉइंट चार्ज ही है, जिसका पॉइंट चार्ज कितना है? प्लस Q. ए पॉइंट चार्ज प्लस Q is moving on circular path with constant speed v. स्पीड जो है उसका v है ना, v दिया हुआ है. अब यहां रेडियस का काम पड़ जाएगा. द रेडियस of circle is r. Find
एवरेज करंट। तो एक चक्कर का निकाल लोगे तो हर चक्कर में तो वही एवरेज आएगा ना भाई। तो देखो कैसे करेंगे, फाइंड एवरेज करंट। तो सीधी सी बात है, देखो अब यहाँ पे ये सर्कुलर पाथ हो गया, ठीक, जिसका रेडियस कितना है r, और इस पे नाचने वाला, जैसे ये चार्ज क्या था यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट के फॉर्म में चार्ज दिया हुआ है एंड ये मूव कर रहा है v स्पीड से, ठीक है। तो एक बात बताओ, अगर यहीं कहीं पे भी तुम बैठ जाओ, दिस इज ऑब्जर्वर, जब ये इसको एक बार क्रॉस कर जाएगा तो फिर उसे कितना टाइम वेट करना पड़ेगा फिर से आने के लिए। तो फिर से जब तक कि ये पूरा चक्कर ना काट ले, फिर से जब तक कि पूरा चक्कर ना काट ले, तो पूरे एक चक्कर काटने के समय के बाद, यानी एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के बाद, तो एक बार में ही वहाँ से जाएगा। तो टोटल चार्ज जो जब जाएगा तो कितना गया Q। अब पूरा टाइम कितना है आपका, तो पूरे एक चक्कर का टाइम निकाल लो। तो बहुत सिंपल है, जैसे यहाँ पे तो एंगुलर वेलोसिटी दिया हुआ था, है ना, टाइम निकालते समय, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिए, यहाँ लीनियर स्पीड दिया हुआ है तो बात वही होगी। तो डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ले लेंगे, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया एक सर्कल का, 2 पाई आर, रेड सॉरी कैपिटल आर है 2 पाई आर, और स्पीड कितना हो गया v, तो ये हो गया टाइम। तो ऑटोमेटिकली दोस्तों आई एवरेज जो होगा चार्ज अपॉन टाइम, तो चार्ज हो गया Q और नीचे हो गया 2 पाई आर अपॉन v, तो ऑटोमेटिकली ये हो गया QV अपॉन 2 पाई आर। दिस इज एवरेज करंट। आ रही है बात समझ में दोस्तों? तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका एग्जाम्पल नेचर में मिलता है कहीं पे, सोचो जरा, सोच के देखो, नेचर में कहीं ऐसा मिलता है? ऑफ कोर्स मिलता है। इसको हम लोग एटॉमिक करंट भी बोलते हैं। जैसे तुम केमिस्ट्री में पढ़े होगे एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसमें तुमने देखा होगा कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रिवॉल्व होते हैं। तो न्यूक्लियस हो गया, और इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज पार्टिकल। तो चार्ज पार्टिकल वो भी पॉइंट के फॉर्म में, तो वो रोटेट होता रहेगा। तो इलेक्ट्रॉन अगर रोटेट होगा तो सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन चार्ज है तो चार्ज रोटेट होगा तो करंट पैदा होगा। तो वहाँ पे आपका एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन के रोटेशन की वजह से एटॉमिक करंट पैदा होता है, जिससे मैग्नेटिज्म डेवलप होता है। आगे की बात है, वो मैग्नेटिज्म में हम लोग पढ़ेंगे। तो याद रखना, ये एग्जाम्पल कोई ऐसे ही नहीं करवाया गया है, इस एग्जाम्पल को कहीं ना कहीं मैं कोरिलेट करूँगा। ठीक है, चलो फटाफट नोट डाउन करो। दोस्तों अब एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, ए वायर कैरीज ए करंट which is varying as function of टाइम t, और वो क्या है, I इक्वल्स टू 4 + 2t। देखो दोस्त, ये करंट का इक्वेशन दिया हुआ है, और करंट किसका फंक्शन है, टाइम का। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देन कैलकुलेट टोटल चार्ज flown through the wire at any cross section between t equal to 2 second to t equal to 6 second। तो दोस्तों देखो, एक वायर है जिसमें करंट कैरी हो रही है, विच इज़ वैरिंग एज फंक्शन ऑफ टाइम t, और जो करंट है वो आपका टाइम के हिसाब से दिया हुआ है, टाइम के फंक्शन में। तो पूछ रहा है वायर के किसी क्रॉस सेक्शन से टोटल चार्ज कितना फ्लो करेगा जब टाइम की वैल्यू 2 से 6 तक लेंगे। तो फटाफट देखो, वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो। कर लिया तुमने? चलो देखते हैं आंसर, देखते हैं आंसर। तो भाई देखो, I इक्वल्स टू लिखा हुआ है 4 + 2t, और तुम्हें बताया रखा है हमने
कि टोटल चार्ज फ्लोन निकालना है तो आई को टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दो, है ना। आई डी टी इक्वल्स टू टोटल चार्ज फ्लोन, तो कुछ तो करना ही नहीं था भाई। जिसने सॉल्व नहीं किया तो वो तो बेवकूफ़ है, इतना आराम से बन सकता था ये क्वेश्चन। तो Q इक्वल्स टू आई, और आई की जगह क्या लिखोगे 4 + 2t, है ना, इंटू डी टी। अब इंटीग्रेशन करते हैं, तो पहले डिस्ट्रीब्यूट कर दो। डिस्ट्रीब्यूट करोगे 4 dt + 2t dt, 4 dt + 2t dt। तो 4 dt + 2t dt दोनों को सेपरेट कर लिया हमने। अब इंटीग्रेशन तो आता ही होगा ना दोस्त, लिमिट रखो 2 से 6, 2 से 6 ऐसा करने को कहा गया है, क्योंकि टाइम जो अपने को लेना है उसका लिमिट है 2 to 6। तो यहाँ से अगर इसको देखेंगे तो ये कितना निकल के आ जाएगा। तो पहली बात है 4 को बाहर निकाल लो, dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, t की जगह एक बार 6 रखो, एक बार 2 रखो। यहाँ 2 बाहर कर लोगे, t dt का हो जाएगा t²/2, ये हो गया t², 2 से 6। तो दोस्तों ये हो गया आपका 16 + 2 2 कैंसिल, और यहाँ पे एक बार 6 रखोगे तो 36, एक बार 2 रखोगे तो 4। आ रही है बात समझ में। तो ये हो गया आपका 16 एंड दिस इज 32, तो 48 कूलम आंसर आ गया। तो इतना सिंपल है दोस्त, खाली फॉर्मूला आप अच्छे से देख लो और चीज़ों को समझोगे तो कोई तकलीफ नहीं होगी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो एक गैस डिस्चार्ज ट्यूब है। गैस डिस्चार्ज ट्यूब आपने 9th में ही केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, कैथोड रे वाला। उसमें ना चार्ज, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करते हैं गैस के थ्रू, तो समझो वही है। तो एक गैस डिस्चार्ज ट्यूब है, उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों फ्लो हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन कितना फ्लो हो रहा है 1.25 × 10⁻16 इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग पर सेकेंड। कहाँ से कहाँ, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो एक काम करते हैं, गैस डिस्चार्ज ट्यूब बना लेते हैं, ठीक है। अब ये मान लो ट्यूब है, तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहा है, लेफ्ट। तो ये अपना हो गया लेफ्ट और ये हो गया राइट। तो इलेक्ट्रॉन जा रहा है लेफ्ट टू राइट, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन अगर लेफ्ट टू राइट जा रहा है तो ऑटोमेटिकली ये करंट किधर कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक अपोजिट में, दैट इज I1। क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, उसके जाने के ठीक अपोजिट में करंट जाता है। और इस टाइम पे प्रोटॉन भी जा रहा है। अब प्रोटॉन्स कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहा है, उतना ही प्रोटॉन में फ्लो हो रहा है राइट टू लेफ्ट। अब देखो प्रोटॉन को मैंने रेड कलर से बना दिया। मान लो प्रोटॉन को हमने यहाँ पे रेड कलर से बनाया, प्रोटॉन राइट टू लेफ्ट जा रहा है। तो भाई प्रोटॉन तो पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज इधर जाता है, उधर ही करंट होता है। तो यानी इसका करंट I2 इधर ही हुआ। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे का मदद ही कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का करंट I1 भी इधर ही है, अब प्रोटॉन का करंट I2 भी इधर ही है। हालांकि इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, लेकिन कन्वेंशन के हिसाब से करंट उसके ठीक अपोजिट जाएगा। तो बच्चों यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि नेट करंट जो होगा वो I1 + I2 दोनों का एडिशन होगा, ठीक है। तो I1 कैसे निकालोगे, तो टोटल देखो इलेक्ट्रॉन कितना मूव कर रहा है 1.25 × 10⁻16। तो टोटल चार्ज कितना हुआ इलेक्ट्रॉन का, तो 1.25 × 10⁻16 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻19। और ये कितना देर में फ्लो हो गया 1 सेकेंड में। क्लियर। एंड सेम आपका इतना ही प्रोटॉन भी है, प्रोटॉन भी देखो उतना ही है 10⁻16। अब प्रोटॉन का चार्ज भी इतना ही होता है। कहोगे नेगेटिव पॉजिटिव, तो यार डायरेक्शन तो मैंने ले ही लिया है, अब फिर से थोड़ी लिखना है। तो यानी इस पूरे को क्या मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसा हम लोग क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि I1 = I2, दोनों का मैग्नीट्यूड, दोनों करंट सेम हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स की संख्या भी सेम है और तुम्हें पता है उसके ऊपर चार्ज भी सेम होता है मैग्नीट्यूड के हिसाब से। तो अब सीधा इसको सॉल्व कर लेंगे, तो इतना आराम से ये सॉल्व हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा ये, तो ये आ जाएगा आपका 4, ये 1.6 × 1.2 × 2, तो ये हो जाएगा 2.5 और 2.5 को 1.6,
यानी 25 इंटू 16, तो ये हो जाएगा 400। तो ये 4 हो गया, 4 इंटू 10 का पावर -3, है ना। तो ये हो गया 4 मिली एम्पियर। तो आंसर हो गया दोस्तों 4 मिली एम्पियर। और डायरेक्शन किधर हो गया, राइट टू लेफ्ट। और करंट की जो डायरेक्शन हुई, डायरेक्शन भी अपने को पूछा जा रहा है, तो डायरेक्शन हो गया राइट टू लेफ्ट। ठीक है दोस्तों, तो चलो आज आई होप कि आपको कुछ क्लियर हुआ होगा करंट का डेफिनेशन, डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड। तो कल से अब हम लोग इसके समझो कि ये चैप्टर के अंदर हम लोग प्रवेश कर गए हैं, और कल हम लोग इसके बारे में डिटेल जानकारी लेंगे एक्चुअल में कि करंट कैसे वायर के अंदर चलता है। ठीक है, तब तक आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और रिवाइज करते रहिएगा। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आज आपका वेडनेसडे है, फिर थर्सडे, ये सब ऐप पे ही आता रहेगा। ठीक है ना दोस्त, ठीक है, नोट डाउन कर लो।